दोस्त हम लोग उजाला बैच के माध्यम से इतिहास का 1 से लेके 15 तक खत्म कर दिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ये देख लीजिए। कर है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना। इसी को हम लोग करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न को करेंगे। और अगर हम बात करें आपसे दोस्त, ये जो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है ना, ये जो दिख रहा है अ, ये इस अगर हम बात करें आपसे इस चैप्टर से जो लघु उत्तरीय प्रश्न जो है ना, देखिए कितना पूछा है आपको, अभी हम दिखा देंगे। देख लीजिए, ये जो चैप्टर से दोस्त, ये जो आपका चैप्टर है लघु उत्तरीय प्रश्न, देख लीजिए इस चैप्टर से कितना सवाल पूछा है। और 2013 में ना इस चैप्टर से 2 गो पूछा था, ठीक है ना। ये 14 में नहीं पूछा है, ये 16 में 2 गो पूछा है। ठीक है जी, ये आपका 25 में अगर बात करें तो 25 में 2 गो पूछा है। और ये देखिए 2022 में 7 गो पूछा था, ठीक है ना। तो यानी इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक। हाँ, देखिए प्रश्न हमारा पहला बोल रहा है, कह रहा है पहला प्रश्न कि हड़प्पा वासियों द्वारा वृहत सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। ठीक है ना। देखिए इसे एकदम सिंपल से, हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती के कैसे करते थे उसके बारे में बढ़िया से विस्तार से हमें बताइए। ठीक है। जो ये प्राचीन काल में सिंधु प्रदेश में वनस्पति प्रचुर मात्रा में थी। जो प्राचीन काल की बात करें यानी सिंधु की बात कर रहा है, जो जिस समय सिंधु सभ्यता थी उस समय उस एरिया में क्या था, अधिकांश मात्रा में पेड़ पौधा था। क्या था? अधिकांश मात्रा में पेड़ पौधा था, ठीक है ना। जो वर्षा को आकर्षित करते थे। आपको पता है कि जिस एरिया में अधिक जितना पेड़ पौधा रहेगा उस एरिया में उतना ही बारिश पड़ती है। उन दिनों सिंधु में प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी, जो अपने साथ इतनी अधिक जलोढ़ मिट्टी लाती थी जितनी कि मिस्र में नील नदी भी नहीं रहती थी। देखिए क्या होता था दोस्तों, उस समय अधिकांश मात्रा में बारिश पड़ता था। जब अधिकांश मात्रा में बारिश पड़ता था तो जो सिंधु नदी है ना उसमें बाढ़ आता था। जब बाढ़ आता था ना तो जो नदियां थी वो कहीं ना कहीं से आती थी, बहुत दूर से आती थी। तो उधर से आती थी तो अपने साथ चल के ना बहुत सारी मिट्टी लेके आती थी, जिसको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। और लेके वो मैदानी क्षेत्र में क्या करती थी, छोड़ देती। ठीक है ना। से मान लीजिए ये आपका ऊपर से गिड है। से मान लीजिए ब्रदर अगर हम बात करें आपसे, देखिए ध्यान से, देखिए ये जो आपको देखिए ये क्या है, हमारा पहाड़ है, ठीक है ना। और ये पहाड़ है दोस्त, तो ये अगर यहाँ से हम बात करें, देखिए अगर यहाँ से देखिए पहाड़ के सही से नदी बह रही है, ठीक है ना। जब बहे नदी तो ये जो इधर आपका जो अगल बगल जो एरिया है, ये सब अगल बगल जो खेत है, ये सब का तो मैदान हो गया। मैदान हो गया ना जी, इधर इधर बताइए। तो नदी जब पानी अपने इधर से लेके आएगी तो आपको लेके कहीं ना कहीं पर छोड़ेगी ना। तो जब इस एरिया में आके छोड़ेगी नदी ना पानी अपना आगे इस एरिया में, तो भाई साहब नदी आगे छोड़ी तो आपका मिट्टी इस एरिया में जम जाएगा। इसीलिए जो सिंधु नदी थी अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेके कहा जा रही थी, इधर से पहाड़ से लेकर आ रही थी और यहाँ पर लेके ये मैदानी एरिया में छोड़ देती थी। जिसके चलते ना इधर अधिकांश मात्रा में खेती रोपा था। क्या होता? खेती रोपा था। ठीक। अधिकांश मात्रा में खेती होता था। देखिए फिर कह रहा है कि इतना हम मिट्टी लाते थे नील नदी से क्या बोलते हैं, सिंधु नदी, जितना कि मिस्र की नील नदी भी नहीं लेके आती थी। ठीक है। सिंधु नदी को सिंधु प्रदेश का वरदान समझा जाता था। किस नदी को सिंधु प्रदेश का वरदान समझा जाता था? तो भाई साहब सिंधु नदी को। यह प्रश्न कभी पूछा नहीं है, हो सकता है कि पूछे भी ना, क्योंकि यह प्रश्न पूछने लायक नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप जान लीजिए कि किस सिंधु प्रदेश को, किस नदी को वरदान माना जाता था? तो भाई साहब सिंधु नदी को। क्योंकि उस एरिया में सिंधु नदी तो थी जो कि मुख्य थी। लोग बाढ़ के मैदानों में गेहूं,
तथा जौ बो देते थे, ठीक है ना। उस जिस एरिया में बाढ़ आता था उस एरिया में लोग क्या करते थे, गेहूं और जौ बो देते थे और अगले वर्ष की बाढ़ से पहले अप्रैल माह में उसे काट लेते हैं, ठीक है ना। देखिए जब बाढ़ आया और बाढ़ जब आया ना तो बाढ़ खत्म हुआ ना तो लोग क्या करेंगे, गेहूं और जौ बो देंगे। फिर अगला बाढ़ आने से पहले यानी सावन से पहले यानी अगर बात करें तो अप्रैल मई के महीने में लोग उस फसल को क्या करते थे, काट लेते थे, ठीक है ना। तो कह रहा है कि उस समय नहरें नहीं थी। उस समय क्या थी, नहरें नहीं थी। संभवतः नदी के पानी नालों के माध्यम से खेतों में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था। उस समय नहरें नहीं थी, ठीक है ना। तो नदी का पानी जो था ना नालों के द्वारा अपने उसमें खेतों में लोग लेके आते थे, ठीक है ना। कुल मिलाकर बात करें तो हड़प्पा वासी सिंचाई के लिए पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर थे, ठीक है, ये तो बात सही है। बात करें तो जो खेती होती थी हड़प्पा सभ्यता में लोग किस पे निर्भर थे, तो भाई साहब प्रकृति नेचर पे निर्भर थे। तो भगवान अगर बारिश देंगे तो हमारा खेत बने चल पाएगा। ये अच्छा, ये वन क्वेश्चन है। ये दो नंबर का है कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है, ठीक है ना। देखिए इतिहास लेखन में अभिलेख का बहुत महत्व है। अगर अभिलेख ना रहे तो आप नहीं जान पाएंगे, कुछ भी ना जान पाएंगे उस समय क्या हुआ था, ठीक है। कह रहा है कि वैदिक काल के पश्चात खासकर मौर्य काल से पूर्व मध्य काल तक इतिहास लेखन में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। कह रहा है वैदिक काल के बाद से लेकर मौर्य काल से और मध्य काल के पहले तक के जितने भी इतिहास है ना, वैसे अभिलेखों का उनमें बहुत महत्व है, ठीक है ना। अभिलेख उसे कहा जाता है जो कि पाषाण धातु या मिट्टी के बर्तनों आदि पर खुदे होते हैं। अभिलेख किसे कहते हैं, जो पाषाण धातु या मिट्टी के बर्तन उस पे क्या करते हैं, लोना से काट काट के लिखते थे, उसे क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। जो कि पाषाण धातु या मिट्टी के बर्तनों आदि पर खुदे होते थे। अभिलेखों में तत्कालीन शासक अपनी उपलब्धियां, क्रियाकलाप, व्यक्ति एवं राजधर्म आदि के बारे में लिखवाते थे। देखिए जब भी अभिलेख लिखा था तो उस अभिलेख में वही चीज, अभिलेख क्या लिखा था, आम जनता तो लिखवाते नहीं थे, अभिलेख राजा लिखवाता था। जब अभिलेख राजा लिखवाएगा तो वो अपने बारे में लिखेगा ना कि हम इसलिए लिखवा रहे हैं, इतना पैसा लगा है, या फिर मेरा इस साम्राज्य में मेरा स्थान क्या है, सब अपने बारे में लिखता था, ठीक है ना। मौर्यकालीन शासक अशोक भारत के विभिन्न भागों में स्तंभों तथा शिलाओं पर अभिलेख खुदवाए थे, ठीक है ना। मौर्य जो था ना, मौर्य साम्राज्य, ठीक है ना, उस साम्राज्य के जो एक शासक था जिसका नाम था अशोक, उसने क्या किया था ना, अलग अलग जगहों पे ना स्तंभ और शिलालेख पर अभिलेख लिखवाए थे, ठीक है ना। स्तंभ मीन्स आपको खड़ा कर देगा पिलर, उसी पे लिखवा देगा, उसको स्तंभ बोलते हैं, शिलालेख पत्थर पे, ठीक। ये लिखवाया था। करेक्ट, अशोक के इन्हीं अभिलेखों के द्वारा हम सम्राट अशोक के धर्म प्रचार के उपाय, मानवता की सेवा की विचार आदि को भली भांति समझ सके हैं। देखिए ध्यान से, जब अशोक लिखवाया था अपने शिलालेख पे और अथी स्तंभ लेख पे अभिलेख, तो उसमें अपने धर्म के बारे में लिखवाया था ना कि भाई साहब हम धर्म के प्रचार कर रहे हैं, यानी अपने राज्य से अपने राज्य से लोगों को हम दूसरे राज्य में भेज रहे हैं प्रचार करने के लिए धर्म धर्म का, ठीक है ना, कि ऐसे मत करो ऐसे करो। तो अभिलेख पे लिखवाएगा तभी ना आप हम जानते हैं कि इसे हुआ था भाई साहब भविष्य में वर्तमान में। अशोक के अभिलेखों के आधार पर डी आर भंडारकर ने अशोक का संपूर्ण इतिहास लिखने का प्रयास किया, ठीक है ना। डी आर भंडारकर जो थे ना, ये अशोक का इतिहास लिखे, किसके आधार पर लिखे थे भाई साहब, अभिलेख के आधार पर। अभिलेख में जो लिखा था उसके आधार पर ये क्या किए हैं, आपका जो अशोक का इतिहास था ना वही लिखे, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न करें, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं।
देखिए, पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। पुरातत्व वह चीज है जिसे मान लीजिए, ध्यान से देखिए, फिलहाल में अगर हम सिंधु सभ्यता की अगर बात करें तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो तो लिखे नहीं थे, नहीं लिखे थे। जब भाई साहब लिखे नहीं थे तो कुछ ना कुछ इस्तेमाल करते थे ना जी, बर्तन का इस्तेमाल करते थे, वो बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे, हमको कैसे पता चलता? तो हम लोग को अगर कुछ ना कुछ साक्ष्य मिला है ना, तो कहाँ मिला है? जमीन के अंदर मिला है ना। तो जमीन के अंदर हम खोदे हैं और जमीन के अंदर जो मिला है ना उसके माध्यम से इतिहास में अतीत में लोग क्या इस्तेमाल करते थे, क्या करते थे, इसके बारे में जानकारी मिलती है। किस चीज से मिलती है? पुरातत्व से, ठीक है ना। किसी भी जाति के सभ्यता के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने में पुरातत्व का एक प्रमुख साधन के रूप में है। आपको हम बताइए कि कोई भी सभ्यता के अगर बारे में जानना होगा तो पुरातत्व तो उसके लिए एकदम परफेक्ट है। भले आप देखिए शिलालेख तो मान लीजिए है, लेकिन अगर बात करें तो पुरातत्व को नंबर 1 पे रखा गया है। शिलालेख और स्तंभ लेख ये तो दूसरा नंबर पे है। अगर कोई बोलेगा कि स्तंभ लेख या शिलालेख में फिर से पुरातत्व में आप किस में ज्यादा बढ़ सकेगा, तो भाई साहब पुरातत्व, कैसे पुरातत्व साक्षात दिखता है, ठीक है ना। शिलालेख में दिखता है, शिलालेख तो अपने मन से लिख सकता है, कोई तो अपने मन से लिखेगा। लेकिन मान लीजिए अपने मन से करने के मतलब बाबू देखिए, अगर हम इस्तेमाल करेंगे मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करेंगे, हम लिख देंगे ना सोना का बर्तन इस्तेमाल करें शिलालेख पे, वहां पर गलती भी लिखा सकता है। लेकिन हमको जो धरती के अंदर खोदेंगे जो वहां से मिलेगा पुरातत्व तो मिलेगा, मान लीजिए मिट्टी के बर्तन मिलेगा, तो हम क्या करेंगे? मिट्टी का इस्तेमाल हो जाएगा। इसकी मदद से ना ये जो आपका पुरातत्व है ये परफेक्ट होता है इतिहास को जानने के लिए, ठीक है ना। कहेंगे पुरातात्विक सामग्री के आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी लिखी गई है, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी कैसे लिखी है? तो ये पुरातात्विक जो मिला है उसी के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिखा गया, नहीं तो किसी को नहीं पता, उन्हें कहा नहीं पता। कारण क्या है दोस्त की जो लिखा था ना कोई पढ़ नहीं पाया था, जब पढ़ नहीं पाया था तो कैसे पता किया? तो उस सब को ना मिला था जमीन के अंदर बहुत सी चीजें, उसी के आधार पर किया था। और एक बात आपको बता देना चाहते हैं दोस्त, देखिए कारण क्या है भाई, यहाँ पर हम मेरे पास देखिए मेरा लोकेशन जो है ना यहाँ पर 5G नहीं चलता है एयरटेल। तो एयरटेल हम सिम मेरा जियो था पहले, तो हम एयरटेल में करवा लिए ना, तो 2 GB देता है, 350 रिचार्ज करा है, लेकिन 5G पकड़ता है लेकिन चलता नहीं है, जिसके चलते ना हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं। तो दोस्त ये देखते हैं वीडियो, देखिए 12 मिनट का बन गया, तो इस वीडियो को हम यहीं पर रोक रहे हैं, ठीक है ना, इसको रोक रहे हैं। और हम इसी को अपलोड करने में देखिएगा हमको 1 GB लग जाएगा और 2 GB इंटरनेट रहता है, बाकी क्लास भी करना रहता है ऑनलाइन, जिस चलते हमको परेशानी होता है। लेकिन इस परेशानी को हम बहुत जल्दी ठीक करके वाईफाई लगवाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्त आपके लिए हम अगले क्लास में लाएंगे, तो हम चैप्टर चैप्टर करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़े हैं ना, चैप्टर 4 से पढ़े, ठीक है ना। तो इसके लिए हम यही रोक रहे हैं, हम शुरू करेंगे 4 से शुरू करेंगे, ठीक।